ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि कई लोग जो हैं अब हमारे चंद्रयान 3 की जो तुलना है, भारतीय हैं वो लोग, वो कर रहे हैं अपोलो से और कह रहे हैं कि भैया अमेरिका का तो 3 दिन में पहुंच गया था, हमारे वाले को पहुंचने में 40 दिन क्यों लग रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही अहम जानकारी देने वाला हूं कि भारत के इस स्पेस मिशन में क्या बदलाव किए गए हैं या क्या चीज़ें अलग हैं अपोलो से और क्यों इसको पहुंचने में इतना टाइम लगेगा। और यदि कोई बुद्धिजीवी आपके आकर ये बात बोले कि कहाँ अमेरिका और कहाँ भारत, तो उसको ये मेरा वीडियो जरूर शेयर कर देना, जिससे कि उसको भी समझ में आ सके कि यहाँ पर बात किस चीज़ की हो रही है। देखिए, चंद्रयान 3 इस समय दुनिया भर में एक हॉट टॉपिक है। हर कोई इसी उम्मीद में लगा हुआ है कि भारत, उम्मीद से मेरा मतलब है कई लोग नाउम्मीदी लेकर बैठे हुए हैं कि ना पहुंच जाए, और कुछ लोग उम्मीद लेकर बैठे हुए हैं कि भारत पहुंच जाए। अगर भारत सॉफ्ट लैंडिंग चांद के ऊपर करने में कामयाब रहता है तो ऑब्वियस सी बात है भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बनेगा, अमेरिका, रशिया, चाइना के बाद चौथा देश। तो कई लोग चाहते हैं ऐसा और कई लोग चाहते हैं कि ऐसा हो ना भी हो, तो ऐसे में आलोचनाएं भी शुरू हो चुकी हैं। अब अगर हम अभी के संदर्भ में बात करें तो चंद्रयान 3 अपनी यात्रा पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। बेंगलुरु से चंद्रयान 3 का पहला ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर सफलतापूर्वक पूरा किया गया। भारतीय अनुसंधान संस्थान इसरो के अनुसार अब चंद्रयान काफी आगे बढ़ चुका है और ऑर्बिट में पहुंच चुका है। इसरो के अनुसार चंद्रयान 3 की सेहत सामान्य है और उसके सभी उपकरण ठीक ठाक काम कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने में करीब 42 दिन लगेंगे। इसरो चीफ एस सोमनाथ के अनुसार चंद्रयान 3 23 अगस्त की शाम 5:47 बजे चंद्रमा पर लैंड कर सकता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर चंद्रयान को चंद्रमा तक पहुंचने में इतना समय क्यों लगेगा, ये आपको समझना चाहिए। जब हम बात करते हैं रूस, चीन और अमेरिका की, तो इनके जो यान थे, इनके जो स्पेस मिशन थे, इससे काफी कहीं कम वक्त में चांद तक पहुंच चुके थे। चांद पर इंसान को लेकर गया अपोलो 11 भी 5 दिन के अंदर ही चंद्रमा तक पहुंच गया था। तो ऐसे में सवाल उठता है कि यार चंद्रयान 3 को लगभग 3.8 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने में हफ्तों क्यों लग रहे हैं। देखिए, भारत के मून मिशन का ये पहलू आप जरा समझिए कि चांद तक रेस में जो चल रही हैं ये बातें, इन सब में क्या कुछ है। तो देखिए, चीन ने 2010 में चैंग्स 2 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था। इसने धरती से चांद की दूरी सिर्फ 4 दिन में पूरी कर ली थी। चीन के अगले मून मिशन चैंग्स 3 ने भी यात्रा में इतना ही समय लिया था। चांद के पास पहुंचने के लिए सोवियत यूनियन का पहला अनमैन्ड मिशन ल्यूना 1 सिर्फ 36 घंटे में पहुंच गया था। चंद्रमा पर 3 इंसानों को ले जाने वाला अमेरिका के अपोलो 11 के कमांड मॉड्यूल कोलंबिया ने भी 4 दिन से थोड़े ज्यादा वक्त में यात्रा पूरी कर ली थी। तो ऐसे में चंद्रयान 3 को लेकर लोग सवाल कर रहे हैं कि भैया ये भाई साहब क्यों इतना भाव खा रहे हैं, इतना समय क्यों ले रहे हैं। तो देखिए, इसरो के पास इतना शक्तिशाली रॉकेट नहीं है जो चंद्रयान 3 को सीधे चांद के रास्ते पर भेज दे। अपोलो मिशंस में ट्रांसलूनर इंजेक्शन मतलब कि TLI नाम की ट्रेजेक्टरी का इस्तेमाल हुआ था। मतलब लॉन्च व्हीकल ने पहले अपोलो स्पेसक्राफ्ट को धरती की कक्षा में पहुंचाया, फिर वहां से एक शक्तिशाली इंजन ने स्पेसक्राफ्ट को चांद के रास्ते पर डाल दिया। इसके लिए 6 मिनट तक रॉकेट को जलाए रखा गया और किसी गुलेल की तरह अपोलो 11 को तेजी से चांद की तरफ रवाना कर दिया गया। चंद्रयान 3 दूसरे रास्ते से जा रहा है। इसमें धरती की अलग अलग कक्षाओं और इंजन बर्न्स का इस्तेमाल कर चंद्रयान 3 की स्पीड बढ़ाई जाएगी। चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में पहुंच चुका है और अब वक्त वक्त पर इंजन बर्न्स किए जाएंगे ताकि चंद्रयान 3 को ऐसी ट्रेजेक्टरी पर डाला जा सके जो चांद की कक्षा से टकराती हो। फिर एक और इंजन बर्न के जरिए चंद्रयान 3 को चांद की कक्षा में छोड़ा जाएगा। इसरो ने चंद्रयान और मंगलयान मिशनों में यह मल्टी स्टेप अप्रोच अपनाया है। इससे वक्त जरूर लगता है लेकिन लागत बहुत कम हो जाती है। मतलब कि ताकतवर लॉन्च व्हीकल से भी काम चल सकता है, कम ताकतवर व्हीकल से। मिशन को अंजाम देने के लिए इसरो के जो वैज्ञानिक हैं, ये धरती और चांद के गुरुत्वाकर्षण बल का इस्तेमाल करेंगे। चंद्रयान 3 एक दीर्घ वृत्ताकार रास्ते में आगे बढ़ रहा है। एक वक्त इसे धरती की ग्रेविटी से निकलने के लिए ताकत चाहिए होगी और उसी वक्त इंजन बर्न किया जाएगा। फिर ये चांद की कक्षा में की ओर चल पड़ेगा और फिर चांद के चक्कर लगाएगा। 100 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में नाचते हुए चंद्रयान 3 नीचे उतरेगा और फिर प्रोपल्शन मॉड्यूलर लैंडर से अलग हो जाएगा और लैंडर चांद की सतह की ओर बढ़ेगा। सब कुछ ठीक रहा तो अगले महीने भारत का चंद्रयान 3 इतिहास रचेगा। अगर आपको ये टेक्निकल भाषा समझ में नहीं आई तो बस आप यूँ समझ लीजिए कि ये धरती है, यहाँ से पहले हमारा रॉकेट ऐसे गया और फिर धीरे धीरे वो उसकी कक्षा में घूमेगा और उसको धीरे धीरे जो उसके एक ऑर्बिट रहेगा ना, उसको बड़ा किया जाएगा थ्रस्ट दे देकर। जब वो बड़ा हो जाएगा, ऐसे होते होते वो चांद की ग्रेविटी के अंदर आ जाएगा, जो सर्कल बनता है, और फिर उसकी ग्रेविटी में जब आएगा तब दोबारा से थ्रस्ट का यूज करते हुए उसको धीरे धीरे चांद के पास लेकर जाया जाएगा। इसमें होता क्या है
कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहती है ना, या यूं कहें सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर आप लोग समझते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली किसी भी चीज़ को एक जगह बांधे रखती है, तभी इर्द गिर्द उसके चीज़ घूमती है। तो ऐसे में उसी सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए चंद्रयान 3 को चांद के पास ले जाया जाएगा और फिर उसके बाद उसको उसके ऊपर सॉफ्ट लैंड कराया जाएगा। इसमें टाइम लगता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है। मतलब अगर आप अपोलो 11 के खर्चे को ही देखेंगे तो उसमें कितने करोड़ों रुपए खर्च हुए थे उस समय पर, आज के संदर्भ में तो छोड़ ही दीजिए। तो ऐसे में भारत काफ़ी सस्ते में ये काम कर रहा है, इकोनॉमिकल। तो हमारे लिए ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। अब आपका क्या कहना है इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल कमेंट सेक्शन का यूज़ करके। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।